नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा, किसान और नगर में हमने एक लेक्चर देख लिया हुआ है और इसमें हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखा कि ये कहाँ से शुरू होता है। महाजनपद काल से लेकर हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य तक लगभग चीज़ों को देख लिया था और आज हम लोग उसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड 2600 BC से लेकर 1900 BC का जो है आपका समय है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी नगरीय थी। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब 1900 के बाद का जो समय बचता है, 1900 के बाद का, तो 1900 के बाद जो है उस समय हमारा चल रहा होता है वैदिक काल। ये वैदिक काल, तो वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 BC से 600 BC। तो इस समय जो है इसको हम लोग वैदिक काल मानते हैं और वैदिक काल जो है दो भागों में बटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना होती है। ये हम लोगों ने देख लिया था। और ऋग्वैदिक काल में जो है इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि यहाँ जो परिवार था, परिवार में पुरुषों का शासन होता था, पुरुषों का शासन था। अर्थात यहाँ शासन व्यवस्था कैसे थी? ये पितृसत्तात्मक थी। कैसा था? पितृसत्तात्मक। यहाँ पिता जो है सेंटर में होता था, वही परिवार का पूरा निर्णय लेता था। लेकिन यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि ये मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक। तो धीरे धीरे जो है मातृसत्तात्मक से ये पितृसत्तात्मक हुआ और पितृसत्तात्मक ही चलता हुआ चला आया। तो उसके बाद जो अगला टाइम पीरियड होता है 600 BC से, तो 600 BC से जो हमारा टाइम पीरियड बनता है वो होता है महाजनपद काल का, 600 BC। ये जो हमारा टाइम पीरियड होता है ये है महाजनपद काल का, महाजनपद काल। तो इस महाजनपद काल में हमने देखा है कि कितने महाजनपद हैं? तो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद। और इन 16 महाजनपदों में सबसे मुख्य महाजनपद कौन सा है? वो है मगध। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी शुरू में थी राजगीर, या इसको जो है राजगाह के नाम से भी जानते हैं, राजगाह। और इसी का नाम जो है राजगृह भी है। क्या है? राजगृह। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है राजा का घर, जहाँ राजा रहता है। और राजगृह कहाँ बसा हुआ था? राजगृह तो ये जो है 7 पहाड़ियों के बीच में बसा था, 7 पहाड़ियों के बीच में, 7 पहाड़ियों के बीच में ये बसा था। ये हमने देखा था पहली क्लास में। और मगध की प्रारंभिक राजधानी ये थी। फिर उसके बाद जो है इसकी दूसरी राजधानी जो बनती है वो बन जाती है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। इसका वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम जो है पटना है, पटना। तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं उदयन। पाटलिपुत्र से होकर एक नदी बहती है, नदी का नाम क्या है? तो गंगा नदी है, गंगा नदी। पटना से गंगा नदी होकर बहती है। उदयन इसको सबसे पहले अपनी राजधानी बनाते हैं। उदयन के बाद जो है इस पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है अजातशत्रु करते हैं। कौन करते हैं? अजातशत्रु। और उदयन के बाद जो है मौर्य शासन में हम देखते हैं तो अशोक जो है इसको अपनी राजधानी, मुख्य राजधानी बनाते हैं। अशोक के बारे में बात करें तो अशोक के बारे में हमने क्या देखा था कि अशोक शुरू में सम्राट महान अशोक जो थे ये किस वंश से थे? ये मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य
मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? किसने इसकी स्थापना की? संस्थापक, तो संस्थापक इसके हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और इस मौर्य वंश के जो है अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक, तो इसके अंतिम शासक हैं बृहद्रथ। ये कुछ चीजें थी। और मौर्य काल का जो टाइम पीरियड क्या था? ये था 323 बीसी से लेकर 184 बीसी, तो ये इसका समय काल था। तो चंद्रगुप्त मौर्य कब गद्दी पर बैठते हैं? तो ये लगभग 321 बीसी में जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, इनके जो मंत्री थे, मंत्री का क्या नाम था? इनके जो मंत्री थे, मंत्री का नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में किसके बारे में बताया गया है? तो अर्थशास्त्र में, जैसे कि इसके नाम से आप देखने से मिल रहा है कि अर्थ माने रुपया पैसा होता है और शास्त्र माने उससे संबंधित किताब, लेकिन इसमें नहीं बताया गया था, बल्कि यह पुस्तक जो थी वो राजनीति से संबंधित थी। राजनीति के बारे में इसमें बताया गया था कि शासन जो है कैसे करना चाहिए, शासन किस प्रकार किया जाए, ये इसमें बताया गया था, किस प्रकार किया जाए। और अशोक ने अपने जीवन में ये जो है बौद्ध धर्म बनते हैं, बौद्ध धर्म धारण करते हैं, बौद्ध धर्म। और जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म जो है धारण किए थे? तो ये जो है जैन धर्म धारण किए थे। क्या किए थे? जैन धर्म। और जैन धर्म में एक, कहने का मतलब यह है कि एक प्रथा प्रचलित थी। क्या प्रथा थी? तो उस प्रथा को हम लोग जानते हैं संथारा प्रथा के माध्यम से। ये आपकी किताब में नहीं दिया गया है, फिर भी आप इसको जान लीजिए जनरल नॉलेज के लिए कि संथारा प्रथा क्या थी? तो संथारा प्रथा जैन धर्म में था कि अगर आपको लगे कि अब आपके प्राण निकलने वाले हैं कुछ समय बाद, तो आप भोजन को त्याग दीजिए। भोजन को जब आप त्याग देंगे और अकेले में जाकर एकांत में जाकर निवास कर लेंगे, वहीं धीरे धीरे जो है आपके प्राण निकल जाएंगे। तो वही जो प्रथा है वही संथारा प्रथा के माध्यम से जाना जाता है। और इस पर जो है राजस्थान हाई कोर्ट ने 2015 में रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है फिर से चालू कर दिया। तो अभी ये संथारा प्रथा चल रहा है। और ये किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। हम लोग बात कर रहे थे सम्राट अशोक के बारे में। तो सम्राट अशोक जो है, ये अशोक जो है वो बौद्ध धर्म धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। इसके बारे में हम लोग जो हमारा चौथा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म धारण करते हैं। और अशोक जब शासक बनते हैं तो इनके समय में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है 261 बीसी में। उस युद्ध का क्या नाम है? तो उस युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। कलिंग कहाँ है? तो कलिंग जो है वो उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा। और उड़ीसा भारत के किस दिशा में स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा, उड़ीसा किस दिशा में स्थित है। तो अशोक जो है कलिंग युद्ध करते हैं। और कलिंग युद्ध में देखते हैं कि भारी मात्रा में लोग मारे जाते हैं, खूब खून खराबा देखते हैं। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब मैं जो है कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। उनका जो साम्राज्य था काफ़ी विस्तृत था, अफगानिस्तान से लेकर पूरा दक्षिण भारत, फिर इधर अपना बंगाल के एरिया तक, तो पूरा जो है लगभग पूरा भारत जो है मौर्य साम्राज्य में था, अशोक के समय में था। तो अब इनको अलग से और साम्राज्य विस्तार की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये यहाँ पर चीज़ें थी अशोक के समय में। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अशोक ने जो है बहुत सारे अभिलेख लिखाए हैं। क्या लिखे हैं?
अभिलेख। और ये अभिलेख 2 लिपियों में है, प्राकृत और प्राकृत भाषा में है, और ये जो है खरोष्ठी लिपि में है। कौन सी है? खरोष्ठी लिपि में जो है सर्वाधिक लिखी गई है। उसके अलावा जो है दूसरी लिपि कौन सी है? वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। तो ये जो है 2 लिपियां आपको देखने को मिल रही हैं अशोक के अभिलेखों में। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के जो अभिलेख हैं उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कब पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है 1830 ईस्वी में इसको पढ़ा था। तो अब तक जो है हमने ये इतनी सारी चीजें देख ली थी। अब हम लोग अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इतना पढ़ने के पश्चात आपको थोड़ा बैकग्राउंड की चीजें पता चल गई होंगी कि हाँ हमने जो है पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। ये 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों में इनकी जो राजधानियां हैं इसको आप नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, आगे की कक्षाओं में आपको काम देगा। आगे देखते हैं। तो ये सारे वंश हैं। तो हमने यहाँ पर जो है मौर्य वंश तक देख लिया था। अब हम देखेंगे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, चेद वंश, संगम युग और गुप्त वंश। तो अभी जो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वो संगम युग से संबंधित कुछ चीजें हैं। तो संगम युग का समय काल क्या है? संगम युग का समय काल 300 एडी से लेकर 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है 600 साल का, 600 साल का। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये 600 साल में क्या क्या चीजें हुई हैं। 16 महाजनपद का ये मैप है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि ये कंबोज है, गांधार है, कुरु है, सूरसेन है। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है। मत्स्य है, अवंती। फिर उसके बाद यहाँ पर वत्स, मल्ल, कौशल, पांचाल, वज्जी, अंग, मगध, ये जो है अस्मक है। अस्मक है। तो ये जो है टोटल 16 महाजनपद ये दिए गए हैं। तो आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। राजधर्म के नवीन सिद्धांत जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये संगम काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगम काल से संबंधित है। संगम काल। तो संगम काल इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड 300 बीसी टू 300 एडी। तो 600 वर्ष का जो ये समय काल है, 600 वर्ष, ये संगम काल है। और इस संगम काल की मुख्य विशेषता ये थी जो है कि ये कहाँ पर फैला था? ये दक्षिण भारत के एरिया में था। कहाँ पर था? दक्षिण भारत में। और संगम काल इसको क्यों कहते हैं? संगम काल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कवियों का मिलन होता था। एक निश्चित समय के अंतराल पर जो देश विदेश के जितने भी सारे कवि होते थे उन कवियों को बुलाया जाता है एक जगह पर, उनकी रचनाएं सुनी जाती थी, पढ़ी जाती थी। ये सब चीजें यहाँ पर होता था। तो इसीलिए जो है इसको संगम काल के नाम से जानते हैं। और संगम काल में 3 मुख्य जो है साम्राज्य देखने को मिलते हैं। 3 मुख्य साम्राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 3 मुख्य साम्राज्य हैं चोल, चेर और पांड्य। तो यही जो है पांड्य। तो यही 3 साम्राज्य इसमें संगम काल में मुख्य होते हैं। और इसी जो है संगम काल में जो है कुछ मुख्य ग्रंथ होते हैं, मुख्य ग्रंथ लिखे जाते हैं। मुख्य ग्रंथ। तो जो मुख्य ग्रंथ हैं उनमें कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो उसमें जो है सबसे मुख्य ग्रंथ है तोलकपियम। क्या है? तोलकपियम। तो तोलकपियम जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना जो है तोलकपियर ने की है। किसने की है? तोलकपियर ने की है। फिर जो दूसरा ग्रंथ है उसका नाम है शिलप्पदिकारम। क्या है? शिलप्पदिकारम। ये ग्रंथ का नाम है शिलप्पदिकारम। और शिलप्पदिकारम की रचना किसने की है? तो इसकी रचना इलंगो अडिगल ने किया है। इलंगो अडिगल या इलंगो अडिगल इन्होंने किया है। और तीसरी जो मुख्य रचना है वो है मणिमेखले। क्या है? मणिमेखले।
मणिमेखले का अर्थ क्या होता है कि मणियों की माला। तो मणिमेखले इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना जो है शीतले सत्यनार ने की है, शीतले सत्यनार। तो और संगम युग में टोटल कितने जो है संगम हुए थे? तो टोटल जो है 3 संगम हुए थे। तो ये संगम काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने आपको बताया। आगे यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो उपमहाद्वीप के किस एरिया में फैला हुआ था? तो ये संगम काल जो है पूरा दक्षिण के एरिया में था। दक्षिण के 6 एरिया में कहाँ से था? तो ये दक्कन के एरिया से लगाकर तमिलकम अर्थात जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में। अगर मैप बनाएं तो मैप में कुछ इस प्रकार से चीजें होंगी। ये हमारा जो दक्षिण भारत का एरिया बनेगा, दक्षिण भारत का, इसी एरिया में पूरा ये हमारा दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि तमिलनाडु का एरिया है, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश का एरिया है। तो इस एरिया में जो है ये पूरा संगम युग फैला हुआ था। तो ये पूरा दक्षिण भारत का जो एरिया है यहीं पर संगम काल पूरा था, संगम युग। मुख्य शासक मैंने बता दिया कि चोल, चेर और पांड्य थे। और यहाँ पर शासन कैसे होता था? तो यहाँ पर सरदारी प्रथा थी। क्या था? सरदारी प्रथा। जो सरदार होते थे वे यहाँ पर शासन करते थे। अब सरदार के बारे में कुछ मुख्य चीजें हैं, देख लेते हैं इस सरदार के बारे में क्या था। तो जो सरदार थे, सरदार, ये जो सरदार होते थे क्या करते थे? ये किसी एक जो व्यक्तियों का समूह रहता था उसके द्वारा चुने जाते थे, व्यक्तियों द्वारा चुने जाते थे। जो ग्रामीण एरिया थे जो है, एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि जो ग्रामीण एरिया होते थे उनके द्वारा ये चुने जाते थे। और जो सरदार होते थे ये कभी कभी जो है ये वंशानुगत भी होते थे। क्या होते थे? वंशानुगत होते थे। और एक जो एरिया होता था, मान लीजिए कि यहाँ पर 10 गांव का एरिया है, मान लीजिए कि ये जो है 10 गांव का एरिया है, तो 10 गांव में जो है एक सरदार रहेगा। क्या रहेगा? एक सरदार। जैसे अभी आप मान लीजिए कि एक ग्राम प्रधान होते हैं, इस प्रकार से होते थे। ये जो एक सरदार होते थे यह क्या करते थे? ये 10 गांव के एरिया के लोगों से टैक्स नहीं लेते थे। क्या करते थे? टैक्स नहीं लेते थे। टैक्स क्या होता है कि आप एक निर्धारित राशि कर देंगे, जो वहाँ इस एरिया के जितने लोग रहेंगे वो समय, जैसे आपने निर्धारित कर दिया कि 1 महीने बाद आप हमको 10 किलो अनाज देंगे। तब एक महीना जैसे बीतेगा तो सारे व्यक्ति आपके पास आएंगे और 10-10 किलो अनाज दे के जाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये टैक्स हो गया। लेकिन ये टैक्स नहीं लेते थे। टैक्स की जगह पर क्या लेते थे? भेंट लेते थे, भेंट। और ये जो भेंट थी वो अपनी मनमर्जी से दिया जाता था। जो भी जनता होती थी वो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ सरदार को आती थी और भेंट देती थी। और सरदार को जब ये भेंट में जो चीजें मिलती थी उन चीजों को ये जो है बांट देते थे। कुछ अपने खाने पीने भर की चीजों को रख लेते थे, बाकी उसको डोनेट कर देते थे, दान कर देते थे। सरदार का मुख्य काम क्या था? तो जो सरदार थे इनका मुख्य काम था कि जैसे कोई युद्ध हो रहा है, ठीक है, जैसे युद्ध हो रहा है तो युद्ध का जो है इसका नेतृत्व करेंगे युद्ध का। अगर इनके जो एरिया है यहाँ पर कहीं पर कोई जनता त्रस्त है तो उसकी सहायता करेंगे। तो ये जो है सरदार का मुख्य काम होता था कि अपने एरिया के लोगों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी ना होती, ये चीजें जो है सरदार करते थे। यही है। और सरदार का और क्या मुख्य काम था कि ये बहुत जो दूर दूर के एरिया होते थे वहां पर जाते थे और यात्रा वगैरह भी करते थे। यही दिया गया है कि कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। अपने एरिया से लोगों से टैक्स नहीं लेते थे, लेकिन जब दूसरे जगह जाते थे तो ये जो है वहाँ टैक्स लेते थे। इससे मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन, तो जिस समय संगम वंश इधर दक्षिण भारत में था, संगम काल था, उस समय यहाँ पर सातवाहन काल भी चल रहा था। और सातवाहन काल का समय काल क्या है? सातवाहन काल का, तो इसका समय काल
200 BC टू 200 AD। ये जो 400 सालों का समय काल है, 400 साल का जो समय है, तो ये जो है सातवाहन का है, यही यहाँ पर दिया गया है। तो जो सातवाहन के लोग थे उनसे भी ये कहीं कहीं जाते थे, मिलते थे। तो यही दिया गया कि उपमहाद्वीप के पश्चिमेत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य मूल के शक शासक भी इसमें शामिल थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा लगता है कि सातवाहन शासकों के बारे में हम लोग अध्याय 3 में पढ़ेंगे। तो इसके बाद का जो चैप्टर रहेगा, इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सातवाहन के बारे में है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे हमने सरदार के बारे में बता दिया कि सरदार और सरदारी क्या थे, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं कि जो सरदार का पद होता था वो कैसा होता था, वो वंशानुगत होता था। मैंने बता दिया, ये आप इसको जो है याद कर लीजिएगा कि सरदार का पद कैसा होता था, वंशानुगत होता था। और इनके समर्थक कौन होते थे, तो इनके खानदान के लोग होते थे, जो इनके ग्रामीण एरिया के लोग होते थे वही होते थे। इनका मुख्य काम क्या था, तो अनुष्ठान का संचालन करना, जैसे यज्ञ वगैरह हो गए तो इसका संचालन करेंगे, युद्ध कोई हो रहा है तो उसका नेतृत्व करेंगे, अगर जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई तो उस लड़ाई को भी ये सुलझाने का काम करेंगे। इसके अलावा ये लोगों से जो है भेंट लेते थे, टैक्स नहीं लेते थे। टैक्स कौन लेता था, टैक्स जो है वो राजा लेते थे। अपने समर्थकों से जो भेंट ये मिलते थे उसको जो है ये बांट देते थे। और जो सरदार होते थे इनके पास कोई अपनी अस्थाई सेना और अधिकारी नहीं होते थे। ये सरदार और सरदारी के बारे में कुछ था। अब आगे देख लेते हैं कि जो सेना थी, सेना में हाथी का बहुत बड़ा रोल था। मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि सेना में हाथी का बहुत बड़ा रोल था। सेना में हाथी, अब हाथी जो थे उसको कैसे पकड़ते थे, तो हाथी को जो चलाने वाले लोग होते हैं पहलवान, तो उनसे जो है संपर्क में लोग रहते थे और जंगल में जाते थे। कहाँ जाते थे, हाथी कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो जो सैनिक होते थे वो पहलवान के साथ जाते थे जंगल में, और जो ये पहलवान होते थे, इसके जो हाथी को चलाने वाले लोग रहते थे, वो देखते थे कि हाथी का जो गोबर रहता था या उनके पैरों के निशान होते थे, तो इन सब के माध्यम से देखते हैं कि गोबर जैसे इनको मिला तो वो देखते हैं कि कितने दिन पुराना है, ताज़ा है कि नहीं है। अगर हाल फिलहाल का 1-2 घंटे का रहेगा तो इनको पता चल जाएगा और जान जाएंगे कि हाथी कहीं आसपास ही है, तो उसको पकड़ने का काम करेंगे। और हाथी को सेना में रखने का मुख्य जो है कारण क्या था, हाथी को सेना में रखने का कारण ये था कि ये बड़े मात्रा में अस्त्र शस्त्र को ढो सकते थे, बड़े मात्रा में। ठीक, दूसरा, जैसे कोई लड़ाई हो रही है तो सेना में जो है कोई सैनिक है, हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, और हाथी के ऊपर बैठ के अगर वहां से तीर चलाता है तो नीचे वाले लोग जो है आसानी से पराजित हो जाएंगे, इसलिए हाथी का प्रयोग किया जाता था। और मैंने बता दिया कि बड़े बड़े सामान को ढोने के लिए भी प्रयोग किया जाता था, इसलिए जो है हाथी का प्रयोग होता था। यही यहाँ पर दिया गया है। अर्थशास्त्र में हाथियों के बारे में बताया गया है कि हाथी को पकड़ने के लिए जो है एक उपाय बताया गया है कि हाथियों को पालने वाले लोग जो पहलवान होते थे, हाथी के पैरों को जंजीर से बांधते थे। किससे बांधते थे, लोहे की जंजीरों से बांधते थे। और लोहे का आविष्कार कब हुआ है, लोहे का आविष्कार उत्तर वैदिक काल में जो है हुआ है। उसके अलावा जो है सीमा रक्षकों, वनवासियों, इन सब के सहायता से जो महावत होते हैं, पहलवान को क्या बोलते हैं, महावत भी बोलते हैं, तो महावत के साथ मिलकर जो है हाथियों को पकड़ते थे। तो मैंने बताया कैसे पकड़ते थे, तो उनके गोबर की सहायता से, मलमूत्र की सहायता से पहचानते थे और उसी हिसाब से पकड़ लेते थे। यूनानी स्रोत है, यूनानी स्रोत में बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में लगभग 6 लाख सैनिक थे। 6 लाख पैदल सैनिक थे, मात्र जो पैदल सैनिक थे, जो इधर जो है बर्छी, तलवार, धनुष, इन सब से लड़ाई करते थे। तो वो उनकी संख्या कितनी थी, तो 6 लाख थी, उनकी संख्या 6 लाख थी। 30,000 घुड़सवार थे, 30,000 जो है वो घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे। तो कुछ इस प्रकार से नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो है सैनिक थे। तो एक हो भी सकता है कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य का शासन है, आप देख रहे होंगे मौर्य साम्राज्य का जो ये शासन है, ये पूरा जो है यहाँ अफगानिस्तान से लगाकर अफगानिस्तान
तो अफगानिस्तान का एरिया आ जाता है, पाकिस्तान का कुछ एरिया आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर दक्कन के पठार से होते हुए ये यहाँ पर पूरा भारत जो है यहाँ पर था। लास्ट में आप देख रहे हैं अशोक के समय में यहाँ पर उड़ीसा भी आ जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो है भूभाग इनके एरिया में था, तो हो भी सकता है कि इतने सैनिक रहे भी हों। आगे हम लोग देखते हैं, एक मुख्य टॉपिक आता है दैवीय सिद्धांत। क्या आता है? दैवीय सिद्धांत। हम लोग जान लेते हैं कि दैवीय सिद्धांत क्या होता है। किताब में कुछ चीजें दी गई हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे मैं अभी ऐसे आपको ग्राफ के माध्यम से बता दे रहा हूँ, ये आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम लगे आपको, लेकिन ग्राफ के माध्यम से किए रहेंगे तो आपके एग्जाम में भी वो सहायता देगा। तो जो दैवीय सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत क्या है? तो दैवीय सिद्धांत का जो मुख्य टॉपिक है वो है कि जो राजा होते थे, राजा अपने आप को जो है वो देवता का पुत्र मानते थे, देवता का पुत्र मानते थे, देवता पुत्र अपने आप को मानते थे। इनके कहने का मतलब है कि जो राजा है वो डायरेक्ट भगवान द्वारा भेजा गया है। भगवान ने उनको आज्ञा दी है कि आप धरती पर जाइए, लोगों पर शासन करिए, टैक्स वसूलिए, कोई जो है व्यक्ति वहां पर दुखी ना रहे किसी भी प्रकार से। तो यही जो है अपने आप को दैवीय सिद्धांत में मानते हैं। यही है दैवीय सिद्धांत कि राजा अपने आप को ईश्वर का पुत्र मानता है। और ये जो देवपुत्र है, देवपुत्र की अवधारणा सबसे ज्यादा किस शासन में देखने को मिलती है? तो ये कुषाणों में देखती है। किसमें? कुषाणों में। तो जो हमारे कुषाण शासक थे, तो कुषाण शासकों में जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, कुषाण शासकों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, कुषाण शासकों में। और कुषाण शासक के जो राजा होते थे अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? वो अपने नाम के आगे लगाते थे देवप्रिय, देवप्रिय। ठीक है, ये जो है शब्द जो है यूज करते थे, देवप्रिय, या कहीं कहीं जो है वो जो है देवपुत्र भी यूज करते थे। क्या? देवपुत्र। और ये जो देवप्रिय या देवपुत्र है, इसका अर्थ, इसका जो है प्रयोग चीनी जो सम्राट होते थे, चीनी सम्राट, वो वे भी करते थे। और वे जो है देवपुत्र या देवप्रिय नहीं करते थे, इसकी जगह पर वे प्रयोग करते थे अपने आप को एक प्रकार से क्या मान सकते हैं हम कि ये जो है स्वर्गपुत्र कहते थे। क्या कहते थे? स्वर्गपुत्र। तो चीनी जो सम्राट होते थे अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो इससे एक ये स्पष्ट होता है कि राजा अपने आप को सर्वे सर्वा समझता था और लोगों में ये भी खौफ फैला देता था कि राजा का जो निर्णय है सर्वमान्य होगा। राजा हो सकता है कि अगर कोई गलत निर्णय दे दे तो आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार किस अर्थ में करना होगा? कि राजा ने जो भी निर्णय दिया है वो निर्णय एकदम सही है। रीजन इसके पीछे क्या है? कि वो जो है देवपुत्र है, उसको डायरेक्ट जो है ईश्वर ने भेजा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार की थोड़ा अलग हमको लगता है, ये नहीं होना चाहिए था कि बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी हो जाती है। तो यही राजा का दैवीय सिद्धांत था, यही इसमें बताया गया है। और कुषाण शासकों में सबसे ज़्यादा जो है मूर्तियाँ बनाई गई इसी चीज़ को लेकर। राजधर्म में जो है कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा अपनी मूर्तियाँ बनाई और अपने जो राजा होते थे उनके छवियों को सिक्कों पर भी ढालने का प्रयास किया गया। ऐसी मूर्तियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? तो ऐसी मूर्तियाँ जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास देखने को मिलती हैं, देवस्थान पर यहाँ देखने को मिलती है। दूसरा अफगानिस्तान में जो है देखने को मिलती है। तो कुछ मूर्तियाँ जो है मथुरा के पास मिली हैं, कुछ जो है यहाँ अफगानिस्तान के एरिया में मिली है। इसी मूर्ति में जो है वो देवतुल्य अपने आप को बताने का प्रयास किए गए हैं। आगे हमने बताया चीनी सम्राट के बारे में कि ये स्वर्गपुत्र कहते थे। 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य सहित बड़े साम्राज्यों में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। और जो राजा होते थे, राजा के बाद जो है अब राजा पूरे एरिया में तो शासन नहीं कर पाएंगे। जो राजा होते थे, मान लीजिए कि ये पूरा इतना बड़ा एरिया है और इस एरिया में राजा यहाँ सेंटर में राजधानी में है, तो अब राजा जो है पूरे एरिया में तो नहीं पहुँच पाएंगे।
तो ये क्या करते थे कि ये छोटे छोटे जो है एरिया अपना बांट के रख देते थे, छोटे छोटे एरिया बांट देते थे, और इन एरिया में जो है कुछ मंत्रियों को नियुक्त कर देते थे, और मंत्री जो है वो सामंतों को नियुक्त करते थे, सामंतों को। और यही सामंत जो होते थे वो आम जनता से टैक्स वसूलते थे, और टैक्स वसूलने के पश्चात ये पूरा राज दरबार में आता था। कभी कभी सामंत बहुत बड़े हो जाते थे और 4-5 सामंत मिल गए तो राजा को ही वहां से युद्ध करके उसके गद्दी से हटा देते थे। तो ये भी डर राजा को लगा रहता था, जो भी शासक होते थे उनको ये डर लगा रहता था। वही यहाँ पर दिया गया है कि 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई बड़े साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे, उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे बड़े बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। अब जैसे कोई बड़ा राजा है, ठीक है, और उसने जो है युद्ध कर लिया, छोटे शासक थे। अब जो छोटा शासक है वो तो उसको पता है कि अब मैं हार ही जाऊंगा, तब उसको लगता है कि अब मैं हार जाऊंगा तो बड़े शासक के अधीन आ जाता हूँ। कुछ निर्धारित सालाना टैक्स होते थे, उस टैक्स को पे कर देना होता था, तो उससे जो है दोनों का शासन चलता रहता था। आगे यहाँ पर दिया गया है कि गुप्त शासकों का इतिहास जो है किससे प्राप्त होता है। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। साथ ही जो इसका इतिहास है किससे मिलेगा, तो साहित्य, जो हमारी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, इससे प्राप्त चलेगा। इसके अलावा सिक्के हैं, सिक्के पर लिखे गए लेख से पता चलता है, और जो अभिलेख हैं, अभिलेख से पता चलता है। अभिलेख क्या होते थे, तो अभिलेख पत्थरों पर या इसके अलावा जो कठोर चीजें होती है उस पर खुदाई के माध्यम से कुछ चीजें लिख दिया जाता था, वही अभिलेख होता था। इसके अलावा जितने भी राजा होते थे, राजा के दरबार में कुछ राजकवि होते थे। क्या होते थे, राजकवि। तो ये राजकवि क्या करते थे, तो जो राजकवि होते थे वो राजा की प्रशंसा में कुछ कविताएं लिखते थे, नाटक लिखते थे, तो ये सब चीजें वहां करते रहते थे। तो ये जो कवि थे उनसे भी कुछ चीजें हमको पता चलती हैं। इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर इतिहास लेखन का काम करते हैं, और यही बताया गया है। जैसे इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद का जो स्तंभ अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति लेख, इसको क्या किस नाम से जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति लेख। इसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसकी रचना किसने की है, अभिलेख। इसकी रचना जो है वो किसने की है, तो इसकी रचना किया है हरिशेण ने। किसने किया है, हरिशेण ने इसकी रचना किया है, हरिशेण ने इसकी रचना की है। और हरिशेण जो है वो किसके साम्राज्य में थे, तो ये जो है समुद्रगुप्त के राजकवि थे। हरिशेण किसके कवि थे, तो ये जो है समुद्रगुप्त के राजकवि थे, समुद्रगुप्त के राजकवि थे। हरिशेण समुद्रगुप्त के राजकवि थे। तो यहाँ पर जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है समुद्रगुप्त का, उसमें कुछ चीजें दी गई हैं, पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। प्रतिद्वंदी क्या मतलब होता है कि उनसे कंपटीशन करने वाला कोई नहीं बचा था समुद्रगुप्त से। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु अर्थात भले की समृद्धि, और असाधु मतलब जो बुरे हैं उनके विनाश के कारण है। वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं, वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों, पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता के प्रतिमूर्त हैं। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं। तो कहीं ना कहीं से ये दिख रहा है ना कि कुछ ज्यादा ही राजा के बारे में बता दिया गया है। यहाँ पर समुद्रगुप्त की तुलना किससे कर दी गई है, कुबेर से कर दी गई है, वरुण से कर दी गई है, इंद्र से कर दी गई है, यम से कर दी गई है।
यम से कर दिया गया है कि अगर कोई बुरा व्यक्ति होगा तो उसको मृत्युदंड दे देंगे। इंद्र से कर दिया है कि कहीं पर अगर वर्षा नहीं हो रही है तो वहां पर नहर चलवा देंगे, झील का निर्माण करवा देंगे। उसके बाद कुबेर से कर दिया है कि कोई कोई निर्धन व्यक्ति है तो उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। तो ये ही जो है यहाँ बताने का काम किया गया है। और समुद्रगुप्त ने ही गुजरात में देखेंगे तो एक ये है सुदर्शन झील, तो सुदर्शन झील का भी इन्होंने पुनरुद्धारण कराया था। सुदर्शन झील के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं, वही यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हम इसको ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील कहाँ है? तो सुदर्शन झील ये जो है गुजरात में, कहाँ पर है? गुजरात में है, ये गुजरात में है। और इसकी जो है इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के एक अधिकारी थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के एक अधिकारी हैं, उनका नाम है पुष्यगुप्त। इसी प्रकार से उनका नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी जो हैं उनका नाम है पुष्यगुप्त। तो इन्होंने इसका निर्माण कराया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण तो करा दिया, झील बनवा दिया, और ये जो झील थी वो कृत्रिम थी। कैसी झील थी? कृत्रिम झील थी। कृत्रिम का अर्थ क्या होता है कि ये मानव द्वारा बनाई गई, अर्थात इसकी जो रचना जो है खुद मानव ने फावड़े इत्यादि के माध्यम से किया है। तो ये कृत्रिम झील थी। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी पुष्यगुप्त ने कराया था। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम देखते हैं अशोक का समय आता है। अशोक, तो कोई भी अगर झील बनती है तो एक समय बाद उसका जो है बाउंड्री तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो जैसे भारी बारिश हो गई तो बाउंड्री कट के बह गई, तो उसका समय समय पर क्या बोलते हैं उसको, पुनरुद्धारण जो है कराना पड़ता रहता था। तो अशोक के अधिकारी हैं जिनका क्या नाम है? तुषास्प। ठीक, तो तुषास्प ने जो है इसका फिर से पुनरुद्धारण कराया। तो अशोक के बाद फिर आते हैं समुद्रगुप्त। कौन आते हैं? समुद्रगुप्त। इनका समय काल आता है। तो जब समुद्रगुप्त का समय काल आता है तब ये जो है इसका फिर से जीर्णोद्धार कराते हैं, इसको फिर से बनवाते हैं। जो इसकी बाउंड्री टूट गई रहती है तो इन सब चीजों को ये फिर से बनवाते हैं सुदर्शन झील। यही यहाँ पर दिया गया है कि एक कृत्रिम जलाशय था और इसका जो है निर्माण रुद्रदामन ने जो है शक शासक रुद्रदामन के द्वारा कुछ इसमें जो है पुनरुद्धारण का काम करवाया गया था। इसी अभिलेख में कहा गया है कि इसके जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय शासक राज्यपाल द्वारा कराया गया। तो मैंने आपको बता दिया कि मौर्य काल में किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उनके राज्यपाल का क्या नाम था? तो राज्यपाल का नाम था पुष्यगुप्त। इन्होंने करवाया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए, सारा पानी बह गया। फिर उसके बाद रुद्रदामन ने जो है इसकी मरम्मत कराई। तो ये सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो इस झील का फिर से मरम्मत कराया गया। ये यहाँ मैंने समुद्रगुप्त बोल दिया, ये नहीं होगा। ये किसने कराया था? रुद्रदामन। और रुद्रदामन का जो है एक अभिलेख है, कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन का ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये भी काफी फेमस है। तो ये किया गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि शासकों ने सिंचाई के प्रबंध क्यों किए? इसका रीजन ये है कि सिंचाई के प्रबंध क्यों किए। रीजन ये है कि जो जनता से टैक्स लिया जाता था, टैक्स सबसे ज्यादा आता था कृषि से। और जब तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो अनाज नहीं उगेंगे, फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो टैक्स नहीं मिलेगा। यही रीजन था कि जनता जब तक सुखी नहीं रहेगी तो वो टैक्स नहीं दे पाएगी, और टैक्स नहीं दे पाएगी तो वो भाग जाएगी जनता। वही अगला यहाँ पर 5वें नंबर में दिया गया कि बदलता हुआ देहात। जो
गांव का छवि थी वो किस प्रकार थी, राजा के बीच में जनता की छवि कैसी थी, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो जो मान लीजिए कि ये एक सेंटर है, ठीक है, एक पूरा साम्राज्य है, यहाँ सेंटर में राजा रह रहा है। अब राजा जो है पूरे गांव में तो जो है जा नहीं सकता है, तो राजा के जो अधिकारी होते थे वही जाते थे और यहाँ पर मंत्री परिषद में जो नीतियाँ बनती थी उन नीतियों को लागू करते थे। अब जैसे नीतियाँ बनी कि हर गांव से हमको, हर घर से जो है 10 केजी अनाज प्रति महीना हमको चाहिए, ठीक। अब इन्होंने ये तो नियम बना दिया कि हमको हर महीना जो है चाहिए प्रति घर से। अब राजा के जो अधिकारी होते थे वे गांव में जाते थे, ठीक, और गांव में जाने के पश्चात वे लोगों से मांगते थे। अब जिस समय देखते थे लोग कि बारिश ही नहीं हुई है, ठीक, अकाल पड़ा हुआ है, तो अकाल में वे कहाँ से देंगे, नहीं दे पाते थे। और कभी ऐसा हो जाता था कि भारी बारिश हो गई, सारा अनाज ही बह गया, फसल बर्बाद हो गई। तो जब अनाज ही नहीं हो रहा है तो लोग देंगे कहाँ से, तो इसलिए नहीं दे पाते थे। तो यही रीजन था। और राजा जो है सबके यहाँ पहुँच नहीं पाते थे। तब जब राजा पहुँच नहीं पाते थे, टैक्स लोग दे नहीं पाते थे, इनके जो अधिकारी होते थे उनको प्रताड़ित करते थे, कई तरीके से यातनाएं देते थे। तो लोग क्या किए कि ये गाँव छोड़कर ही भाग गए, गाँव छोड़कर जंगलों में चले गए। अब जंगल में चले गए जाएंगे तो वहाँ कोई टैक्स लेने आएगा ही नहीं। अब भाई उनके पास कुछ रहेगा तब ना टैक्स देंगे, कुछ है ही नहीं तो टैक्स किस प्रकार से देंगे, टैक्स नहीं दे पाते थे। तो ये लोग क्या किए कि जंगलों में चले गए। तो एक समय बाद जो है राजा को ये एहसास हुआ, जितने भी शासक होते थे उनको एहसास होता है कि हमें जनता के सुख दुख को भी देखना होगा, उनको इस पास जाना होगा। तो राजा जो है निकलते हैं, जनता के पास जाते हैं और समस्याओं को समझते हैं। वही यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। और राजा के बारे में, आम जनता के बारे में कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कि राजा ने किसी बड़े तालाब का निर्माण कराया, झील का निर्माण कराया, तो उसके किनारे तो अभिलेख लिखा दिए, बता दिए कि हाँ ये फलाने राजा ने इसको बनवाया। ये तो उससे हमको पता चल जा रहा है, लेकिन आम जनमानस की स्थिति क्या थी वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए ना तो कोई किताबें थी, कुछ नहीं। तो कुछ इतिहासकार ऐसे चीज़ों को ढूंढते हैं जिससे पता लगाते हैं कि उस समय अकाल हुआ था कि नहीं, लोगों की कंडीशन कैसी थी। इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास इतिहासकार करते हैं। और इसमें कभी कई कहानियाँ भी हमको देखने को मिलती हैं। तो भगवान बुद्ध के बाद और उसके पहले की जो कहानियाँ थी उसको हम लोग जातक कथा के नाम से जानते हैं। और यही एक जातक कथा है, गंधतिंदु। तो ये सब जातक कथा में जो है लोगों को एक राजा के बारे में बताया गया है कि राजा अपने राज्य से निकलकर गांव में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ के लोगों की कंडीशन क्या है, कैसे लोग रह रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि लोग बता रहे हैं कि राजा जो इस पूरे राज्य का शासक है बहुत बेकार है, टैक्स फालतू में ले रहा है, वर्षा हो नहीं रही है, फसल उग नहीं रही है, फिर भी हमसे टैक्स वसूला जा रहा है, लोग गाँव छोड़कर जंगलों में चले जा रहे हैं। तो यही इस गंधतिंदु में बताया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या चीजें दी गई है। आगे दिया गया है कि उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे, फसल कैसे जो है बढ़ेगी। तो हम जानते हैं कि जब महाजनपद काल था तो महाजनपद काल में लोहे का आविष्कार हो चुका था, लोहे का व्यापक तौर पर प्रयोग होने लगा था, व्यापक प्रयोग होने लगा लोहे का। अब लोहे का जब व्यापक प्रयोग होने लगा तो क्या हुआ कि इससे अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे। क्या हो गए, अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे। पहला युद्ध के लिए, दूसरा खेती के लिए जो है विभिन्न उपकरण बनाए जाने लगे। उपकरण, ये उपकरण कैसे थे, ये इसमें जो है हल थे, ठीक है, तो हल इसमें मुख्य होता था। अब जब हल बन गया तो इसमें जो है बैलों की सहायता से खेतों को आसानी से जोता जाने लगा। अब जब खेत आसानी से उनकी जुताई होने लगी है तो फसल भी आराम से उसमें से निकलने लगेगी। यही यहाँ पर बताया गया है। आगे यहाँ देख लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर मुख्य नदी क्या थी, एक नदी थी गंगा, और दूसरा यहाँ पर जो है कावेरी नदी थी। कावेरी नदी का ये कुछ एरिया यहाँ पर हो जाता है। तो इन नदियों के किनारे किनारे जो है यहाँ पर लोहे के जब हल बन गए तो हलों की सहायता से जो दोआब का क्षेत्र था, नदियों के किनारे वाला एरिया था, यहाँ पर खेती किसानी अच्छे से होने लगी। लेकिन जो पंजाब का एरिया था,
पंजाब वाला साइड था, तो वहाँ पर हल का प्रयोग कम होता था। तो लोग खेती किसानी कैसे करते थे, तो ये कुदाल का प्रयोग करते थे, कुदाल का प्रयोग करते थे। तो इससे वहाँ पर खेती किसानी होती थी। यही इसमें जो है पूरा बताया गया है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि गंगा की घाटी में धान की रुपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी थी। ठीक, हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो सब में होता ही है। लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी। ऐसे हलों का उपयोग महाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था। तो मैंने बता दिया किस एरिया में था। ठीक, उसके बाद पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। मतलब अंग्रेजों के आने के बाद जो है 20वीं सदी में ये स्टार्ट होता है। लेकिन उसके पहले जो है कैसे यहाँ पर प्रयोग होता था, तो कुदाल के माध्यम से खेती की जाती थी। उपज बढ़ाने का एक और तरीका था कि सिंचाई के लिए कुओं की व्यवस्था की जाए, तालाबों की व्यवस्था की जाए और कहीं कहीं नहरें बनाई जाएं। तो ये चीजें वहां पर थी। आगे देख लेते हैं कि ग्रामीण समाज में क्या विभिन्नताएं थी। खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ एक समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहर किसानों, छोटे किसानों और बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण करते थे। ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता था। ये यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्राम प्रधान का पद कैसा होता था, तो ये वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि विल्लालर में बड़े जमींदार, हलवाहा या उल्लवर और दास अड़िमई। यह संभव है कि वर्गों की यह विशेषता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया और इसकी चर्चा विभिन्न ग्रंथों में की जाने लगी। तो ये यहाँ पर दिया गया है। अगला जो टॉपिक है वो है भूमिदान और इससे संबंधित। तो भूमिदान सबसे ज्यादा किसको दिया जाता था, तो भूमिदान सबसे ज्यादा ब्राह्मणों में किया जाता था। जो ब्राह्मण होते थे उनमें भूमिदान किया जाता था। और इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया, तो अधिकांश जो है ताम्रपत्रों पर किया गया है। और भूमिदान के पीछे दो तरह की चीजें आती हैं सामने। भूमिदान जैसे किया जाने लगा भूमिदान, तो इससे दो चीजें सामने आती हैं। एक पॉजिटिव चीज ये आती है और एक निगेटिव चीज आती है। तो पॉजिटिव चीज क्या है कि इससे जो है जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको एक राजा जब कभी खुश हो जाता था तब ये जो है भूमिदान दे देते थे। उसके अलावा जो है कोई अच्छा काम कर देते थे तब भूमिदान दिया जाता था। ब्राह्मणों को जो है भूमिदान दे दिया जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि राजा जो है खुशी की वजह से दे रहा है। लेकिन इससे निगेटिव चीज क्या पता चलता है, निगेटिव चीज ये पता चलता है कि हो सकता है कि राजा के पास धन का अभाव हो जा रहा है, धन का अभाव हो जा रहा है। वो लोगों को धन नहीं दे पा रहा है, इसके बदले जो है अपनी जमीन ही देते चला जा रहा है। तो ये नेगेटिव चीज यहाँ से देखने को मिलती है। और भूमिदान से संबंधित जो चीजें मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, वो साधारणतः जो है किस भाषा में थे, तो वो जो है संस्कृत भाषा में थे। एक और मुख्य चीज मिलता है भूमिदान से संबंधित, ये जो है प्रभावती गुप्त के बारे में मिलता है। तो प्रभावती गुप्त ने जो है भूमिदान किया था। तो इसमें हम देख लेते हैं प्रभावती गुप्त के बारे में। प्रभावती गुप्त के बारे में, तो प्रभावती गुप्त के बारे में एक मुख्य चीज ये है कि इनकी जो है पुत्री थी, ये किसकी पुत्री थी, ये जो है यहाँ पर दिया गया है कि प्रभावती गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और इनके माताजी का क्या नाम था, तो इनके माताजी का नाम था कुबेर नामा। क्या नाम था, कुबेर नामा। और इनका विवाह किससे हुआ था, इनके जो पति थे, इनके पति का नाम था रुद्रसेन द्वितीय।
और ये जो रुद्रसेन द्वितीय थे, रुद्रसेन जो द्वितीय थे, ये शुरू में शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। लेकिन जब प्रभावती गुप्त से इनका विवाह हुआ तो ये शैव धर्म से बदलकर किस में आ जाते हैं, वैष्णव धर्म में आ जाते हैं, वैष्णव धर्म। हालांकि ये दोनों जो है हिंदू धर्म के ही पार्ट हैं, तो शैव धर्म से आकर जो है ये वैष्णव धर्म में चले आते हैं। तो ये इनसे संबंधित चीज थी। तो प्रभावती गुप्त ने जो है दान किया था लोगों को, और इस दान से संबंधित कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। एक लेख मिला हुआ है, उसको आगे मैं अभी पढ़ के बता देता हूँ। तो प्रभावती गुप्त ने दान किया, तो इससे क्या पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी बहुत जो है वो सुदृढ़ थी। क्या पता चलता था कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी बहुत सुदृढ़ थी। लेकिन अब प्रभावती गुप्त जो थी वो रुद्रसेन की पत्नी थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो ये राजघराने से संबंधित है, और राजघराने में कोई भी स्त्री रहेगी उसके पास कुछ ना कुछ तो अपने अधिकार रहेंगे। तो किसी एकाध स्त्री के जो है पास अधिकार होने से हम पूरे समाज में ये नहीं समझ सकते कि सारी स्त्रियों की स्थिति वैसी ही थी, क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा परिवेश है, समाज है, ये कैसा है, ये जो है पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो कोई भी जो है ऐसी रानी नहीं है जो पूरे साम्राज्य का जो है शासन देखे, क्योंकि राजा ही यहाँ पर मुख्य हो रहा है। तो शासन यहाँ पर पितृसत्तात्मक ही है। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है कि अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा के बारे में भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान और अन्य वर्ग के लोग भी शामिल थे, जो शासकों को, उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं दान करते थे। अभिलेखों के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था, और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। जो गांव के जो प्रधान होते थे उनके जो है बातों को माना जाता था। भूमिदान अभिलेख के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने अभी बताया वही चीजें यहाँ पर दिया गया है। आगे देख लेते हैं कि सीमाओं का महत्व। जो कोई भी राज्य रहेगा तो राज्य की अपनी एक बाउंड्री रहेगी, और उस बाउंड्री के बारे में किस में बताया गया है, तो मनुस्मृति में बताया गया है। और मनुस्मृति, इसकी रचना किसने की है, मनुस्मृति, ये किसने लिखा है, तो इसको महर्षि मनु ने लिखा है। और इसका जो संकलन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो जो है दूसरी शताब्दी से दूसरी ईस्वी में, मतलब 200 BC टू 200 AD, तो 400 वर्षों के काल में जो है इसका संकलन किया गया। और ये किस भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा में ये है। इसमें बताया गया है कि कोई जो राज्य रहेगा उसकी बाउंड्री कैसे हम जानेंगे कि कैसे हमारी बाउंड्री होगी, क्योंकि अधिकतर जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो बाउंड्री को ही लेकर ही हुई है। आज भी लड़ाई होती है तो जमीन से ही संबंधित होती है, बाउंड्री से ही। तो बाउंड्री को कैसे पहचानेंगे राजा, तो अभी के जैसा तो था नहीं कि जैसे भारत चीन के बीच में हो या पाकिस्तान के बीच में हो तो लोहे के रॉड लगा दे रहे हैं, तार लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। तो उस समय जमीन को कैसे पहचानेंगे, तो जमीन के नीचे बड़े बड़े पत्थर हम लोग गाड़ सकते थे, या हड्डियां गाड़ सकते थे, गाय के बाल होते थे उसको गाड़ देते थे, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत, तो इन सब को लगाकर जो है एक बाउंड्री टाइप का बना देते थे। इससे ये पता चलता था कि हाँ ये हमारी निशानी है, तो यहाँ तक हमारा साम्राज्य फैला हुआ है। और ये ऐसी चीजें होनी चाहिए जो नष्ट ना हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसी चीज लगा दे रहे हैं 4 साल बाद वो खराब हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं, कुछ अस्थाई चीज लगाइए जो 100, 200, 400 साल, 1000 साल, 2000 साल तक चले। इन सब चीजों का यूज करके बाउंड्री बनाया जाए। यही आगे एक छोटे से गांव के बारे में है। तो हर्षचरित की रचना किसने की है, तो हर्षचरित की रचना जो है वो बाणभट्ट ने की है। और हर्षचरित में किसके बारे में बताया गया है, तो हर्षवर्धन के बारे में बताया गया। हर्षवर्धन की जीवनी है। तो हर्षचरित में एक कहानी है, कहानी को देख लेते हैं। इसमें यह है कि बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल का है। तो पहले था कि भारत के पूरे एरिया में जंगल थे, तो जो हाँ मेन राज्य होता था, राज्य के चारों तरफ जंगल ही होते थे।
तो जंगल थे और इन जंगल में जो है धान की खेती होती थी, खलिहान होते थे, उपजाऊ भूमि होती थी। यहाँ छोटे छोटे किसान रहते थे और ये किसका प्रयोग करते थे? तो ये कुदाल का प्रयोग करते थे। लोहे का एक यंत्र होता है जिससे फावड़े वगैरह टाइप का होता है, तो इसका प्रयोग करते थे और इससे जो है वो खेत की जुताई वगैरह करते थे, हल चलाते थे। तो ये इसका प्रयोग ये लोग करते थे। यहाँ के लोग जो थे, उस जंगल के एरिया के लोग थे, वे पेड़ के छाल का गट्ठर बनाते थे और फूलों का भी व्यापार करते थे। अलसी और सन का भी ये लोग खेती करते थे। इसके अलावा जंगलों से शहद, मोर पंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर जो है आते जाते रहते थे। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांव में जाकर बेचने में तत्पर रहते थे। अब जो भी चीज़ जैसे शहद हुआ, मोम हुआ, लकड़ी हुआ, तो ये सब चीज़ें अगर जंगल से मिल रहा है तो उसको गांव के एरिया में ले जाकर बेचा जाता था। और कैसे बेचते थे? तो ज़रूरी नहीं था कि उनके पास बैलगाड़ी ही रहे, तो वो छोटे व्यापारी होते थे, छोटे ग्रामीण लोग होते थे, अपने सिर पे बड़ी बड़ी टोकरी रखते, तो उसी टोकरी के माध्यम से गांव में बेचने जाते थे। अभी भी आप देख रहे होंगे कि गांव में कुछ लोग आते हैं, टोकरी पर सामान रख के बेचते हैं। अगली कहानी जो है वो प्रभावती गुप्त का है, उसमें दंगुन गांव का वर्णन है। तो दंगुन गांव की बेसिकली यही कहानी है कि इस गांव में जो है उन्होंने इसको दान कर दिया था एक ब्राह्मण को, और जब गांव में पहुंचती हैं तो लोगों को बताती हैं कि ये गांव जो है ब्राह्मण को दान कर दिया गया है, तो मैंने यहाँ पर जल अर्पण के माध्यम से स्वामी चलान स्वामी को, आचार्य चलान स्वामी को दान दे दिया है। तो अब यहाँ पर आपको राजा को कोई टैक्स नहीं देना है। राजा के कोई अधिकारी आते हैं तो उनको जानवरों की खाल उनके बैठने के लिए नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देना है। अब आप पूरी तरीके से जो ये स्वामी जी हैं, जो ब्राह्मण हैं चलान स्वामी, तो चलान स्वामी का आज्ञा मानेंगे, जो भी आपको टैक्स देना होगा चलान स्वामी के देंगे। अब हमें जो है राजा को कुछ नहीं देना है। तो इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो ये थी आज की क्लास। कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे जो क्लास होगी हम लोग इसके आगे का देखेंगे और वो इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। फिर जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है फिर अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और MCQ अपना सॉल्व करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसे लगी, और ये भी बताइए कि आप कहाँ से अपनी क्लास कर रहे हैं, किस एरिया से देख रहे हैं। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।